Hello, all students. Today we are beginning with Unit 2, which is Water for your Applied Chemistry. Now, all of you know a lot of things about water. For example, Earth is known as the blue planet. So, 75% of the Earth is covered with water. And water is present in all animals and plants, and it is present in all the three states: solid state, liquid state, and water vapor state. And out of these, rainwater is the purest form of water. And water is also known as a universal solvent, right? तो क्या आप बता सकते हैं वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि वाटर की जो स्ट्रक्चर है, वाटर की स्ट्रक्चर होती है बेंट, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मतलब कि इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। सो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 2:1, विच इज फिक्स्ड, एंड वाटर इज अ कंपाउंड जो बनता है केमिकल रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। अब पानी में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इस बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है। ये बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए ये जो प्रकृति है वाटर में, ये बॉन्ड की ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। अब आप जानते हैं, हमने बात करी पानी के क्या क्या विभिन्न सोर्सेज होते हैं। सरफेस पे आपको ये वाटर मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ, सरफेस पे आपको ये वाटर मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ river water, then you have water in lakes and you have water in springs and well water। इनमें से सबसे शुद्ध प्रकार कौन सा है पानी का? सबसे शुद्ध प्रकार पानी का है रेन वाटर। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। और जब ये पानी बहुत जगह से बहकर आता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे कुछ होती हैं आपकी कैटायनिक इम्प्योरिटीज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की तरह। कुछ होती हैं आपकी एनोनिक इम्प्योरिटीज, जैसे बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। कुछ होती है पानी में डिजोल्व सिल्ट, मड, डर्ट और बाकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और कुछ घुलनशील गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन आदि। इसके अलावा पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, स्पेशली हिल स्टेशंस पे, तो आप पानी में हाथ धोने के लिए जब साबुन का प्रयोग करते हैं और झाग लगाते हैं, तो पानी में झाग नहीं बनता। बहुत सारा साबुन आप मलते हैं किंतु पानी में झाग नहीं बनता है। तो इस पानी में जिसमें आसानी से झाग नहीं बनता है, लादर फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वाटर को आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। ठीक है? और ये पानी में जो हार्डनेस है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। तो हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट लैदर, LATHER, जो आसानी से पानी के साथ झाग नहीं बनाता है, दैट इज नोन एज हार्ड वाटर। और ये हार्डनेस किन केमिकल्स की वजह से है? ये हार्डनेस है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। अब आइए देखें हम कि सो आप बार बार हाथ धो रहे हैं और आसानी से झाग नहीं बन रहा है, तो इस पानी को आप क्या कहेंगे? दिस वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर। सो हार्ड वाटर डज नॉट लैदर इजिली विथ सोप। नंबर वन,
और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि इसमें कौन से डिजोल्व सॉल्ट्स हैं? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड या सल्फेट, किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के इसमें उपस्थित होते हैं। अब सॉफ्ट वाटर में क्या है? सॉफ्ट वाटर है जिसमें आसानी से झाग बन जाए और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स उपस्थित ना हो। दिस वाटर इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। ओके, तो हार्डनेस क्या प्रॉपर्टी है? हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है जो प्रिवेंट करती है लैदर फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो साबुन का क्या काम है? साबुन का काम है कि पानी से क्रिया करके गंदगी, मिट्टी या मैल हटाना, पर साबुन अपना कार्य भूल के इन सॉल्ट से रिएक्ट करता है और झाग नहीं बनने देता। तो हार्डनेस, पानी में हार्डनेस दो प्रकार की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं और परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। आइए देखें टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। टेम्पररी हार्डनेस आपकी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, तो यदि पानी में उपस्थित होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके फॉर्मूले देखिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3 होल ट्वाइस और मैग्नीशियम कार्बोनेट है Mg ब्रैकेट में HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इन दोनों की वजह से, इन दोनों यदि ये केमिकल्स उपस्थित हो पानी में, तो पानी में हार्डनेस कैसा होगा? पानी में हार्डनेस होगा आपका टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को आप बहुत आसानी से पानी को उबाल के इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप बॉईल करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग वाटर को, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये डाउनवर्ड एरो का क्या अर्थ है? इस डाउनवर्ड एरो का अर्थ है कि ये अघुलनशील है। दैट मीन्स एक प्रेसिपिटेट अवक्षेप बना है जो बाद में आप जो नीचे बैठ जाएगा और उसको आसानी से आप छान के अलग कर सकते हैं। के अलावा देखिए प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है पानी में, तो उसको यदि आप ऐसे पानी को उबालेंगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बदल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस के दो पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये उपस्थित किसकी उपस्थिति की वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और आसानी से पानी को उबाल के ऐसी हार्डनेस को हम हटा सकते हैं। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस को हम कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? सबसे पहले देखिए, पहले आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो टेम्पररी हार्डनेस है ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पर जो परमानेंट हार्डनेस है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। ठीक है, chlorides of sulfates of calcium and magnesium and sometimes some other metals, heavy metals also। तो देखिए यदि पानी में CaCl2 उपस्थित होगा या पानी में MgSO4 उपस्थित होगा तो हार्डनेस किस प्रकार की होगी? हार्डनेस होगी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए इस समीकरण में साबुन जो हमने लिया है, जो साबुन है, what is a soap? Can anybody say साबुन क्या है? सोप्स होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हायर फैटी एसिड्स के। तो आपके जो हायर फैटी एसिड्स हैं इसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स कहलाते हैं सोप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सोडियम स्टेरेट, ये एक साबुन है। यदि आप कभी अपने शैम्पू के पाउचेस या रैपर्स देखें
तो आप देखेंगे उन पे लिखा होता है कि कंटेन स्टेरेट्स, ठीक है। तो सोडियम स्टेरेट साबुन है, इट इज अ सोप ऑफ सोडियम, ठीक है। फॉर्मूला देखिए सोडियम स्टेरेट का, C17H35 COONA, ठीक है। इस साबुन का क्या कार्य है? इस साबुन का कार्य है कि आपके शरीर से या आपके कपड़ों से जो मिट्टी है उसको हटाए। पर यदि इसमें कुछ और केमिकल्स उपस्थित हैं, जैसे यहाँ क्या उपस्थित है, कैल्शियम क्लोराइड, तो साबुन अपना कार्य भूल के यहाँ पे क्या करता है, कैल्शियम से क्रिया करके एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है, एक स्कम या स्टिकी सब्सटेंस बनाता है। देखिए स्टिकी सब्सटेंस क्या बना है, स्टिकी सब्सटेंस बना है, सोडियम हट गया, ठीक है, इसमें से और क्या आ गया, कैल्शियम। तो स्टिकी सब्सटेंस है कैल्शियम स्टेरेट, ठीक है। तो साबुन जो अपना कार्य भूल के बर्बाद हो रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम स्टेरेट, ठीक है, और NaCl, राइट। सो यदि मैग्नीशियम उपस्थित है आपके पानी में, मैग्नीशियम सॉल्ट्स उपस्थित हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MgSO4, तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है ये भी, मैग्नीशियम सल्फेट भी आपका सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला देखिए, इससे क्रिया करेगा और ये क्या हट जाएगा, सोडियम हट जाएगा, और इसमें इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसमें इसकी जगह आ जाएगा मैग्नीशियम, और बन जाएगा मैग्नीशियम स्टेरेट और सोडियम सल्फेट। ये दोनों रिएक्शन सही से नोट कर लीजिए। ये दोनों रिएक्शंस आपको क्या दिखाते हैं, ये दोनों रिएक्शंस दिखाते हैं आपको कि आपका जो साबुन है वो वेस्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग वेस्टेड, जो आपका साबुन है वो वेस्ट हो रहा है। और डाउनवर्ड एरोज क्या दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरोज दिखाते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये इनसॉल्युबल है, या जो सब्सटेंस बना है ये अपक्षेप है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डनेस क्या है, हार्डनेस है, हार्ड वाटर इज वाटर विच डज नॉट लैदर, LATHER, जो आसानी से लैदर, ये आपका एक स्ट्रीम नहीं है लेदर, this is lather, hard water is water which will not lather easily with soap, जो आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा। और हार्डनेस किन केमिकल्स की वजह से है, हार्डनेस आपकी है क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। कठोरता या हार्डनेस दो प्रकार की होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। दोनों में क्या अंतर है, टेम्पररी हार्डनेस जो है इट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट हार्डनेस जो है ये है बिकॉज ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके। एंड टेम्पररी हार्डनेस आसानी से पानी को उबाल के हटाई जा सकती है, पर जो परमानेंट हार्डनेस है इसके लिए इसको पानी को उबाल के ये हार्डनेस को नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं इस प्रकार की हार्डनेस को हटाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के। सबसे पहले आइए देखें हम कि क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर के। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या इसको इस्तेमाल करने से दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं हम वॉशिंग में। तो बताइए कि वॉशिंग में क्या डिसएडवांटेज हो सकता है हार्ड वाटर का। देखिए आप जानते हैं कि जो हार्ड वाटर है आसानी से लैदर नहीं बना सकता, पर एक स्टिकी स्कम बनाता है जो कपड़ों में चिपक जाता है और साबुन को बर्बाद करता है। स्टिकी स्कम का क्या नाम है, स्टिकी स्कम का नाम होता है कैल्शियम स्टेरेट, आपने देखा, या मैग्नीशियम स्टेरेट। तो इससे क्या है, साबुन की बर्बादी होती है और कपड़े धोना भी और कठिन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर का। अब देखते हैं बेदिंग में, जब आप नहाते हैं तो जब पानी हार्ड है तो पानी में क्या होगा, आसानी से झाग नहीं बनेगी और एक चिपचिपा पदार्थ बनेगा, स्कम, है ना।
ये आपकी त्वचा से चिपक जाएगा और आपकी त्वचा को ड्राई करेगा और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, सूखी सूखी त्वचा हो जाएगी। के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि आप हार्ड वाटर पिए तो इससे क्या डिसएडवांटेज होता है। यदि आप हार्ड वाटर पिए तो पॉसिबली हार्ड वाटर पीना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि संभावना है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनेंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स क्या है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं आपके स्टोन्स। तो बॉडी में स्टोन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है यदि आप हार्ड वाटर पिए। ठीक है, इसीलिए हार्ड वाटर पीना बॉडी के लिए हार्मफुल है। आइए अगला डिसएडवांटेज देखें। कुकिंग में क्या डिसएडवांटेज है? ठीक है, कुकिंग में डिसएडवांटेज ये है कि देखिए, जब पानी में कुछ भी डिजोल्व होगा तो पानी का जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है, तापमान है बॉइलिंग का, वो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर विल इंक्रीज, वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं उससे अधिक समय लगेगा। और यदि कुछ सॉल्ट्स उपस्थित हो तो संभावना है कि वो खाने के साथ रिएक्ट करके उसको कैसा टेस्ट देंगे? अनप्लेजेंट। तो आप खाना बना रहे हैं कि सब पसंद करेंगे, और क्योंकि पानी हार्ड है इसलिए क्या हो गया, किसी ने वो पसंद ही नहीं करा। जो भी आपने सॉल्ट्स डाले वो रिएक्ट कर गए हार्ड वाटर के सॉल्ट्स में, और खाने का टेस्ट हो गया अनप्लेजेंट या खराब। आइए देखें इंडस्ट्रीज में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं यदि हम हार्ड वाटर यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल कौन सी इंडस्ट्री होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी कपड़े की इंडस्ट्री। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि ये हार्ड वाटर यूज हो तो ये जो सॉल्ट्स हैं हार्ड वाटर के, ये कपड़ों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर ये चिपक जाएंगे और अजीब अजीब रंग के धब्बे से बना देंगे। और जो रंग आपने रंगा है वो कपड़ों पे आएगा ही नहीं। हो सकता है आपका रंग डल आए, तो क्या ऐसे कपड़े खरीदना चाहेंगे आप जो जिनमें धब्बे हों या कलर ना आए सही से? नहीं, आप ऐसे कपड़े नहीं खरीदना चाहेंगे। शुगर इंडस्ट्री में भी यदि चीनी बनाने में भी आप हार्ड वाटर यूज करते हैं तो हार्ड वाटर ऐसा करता है कि चीनी जो बनती है उसके क्रिस्टलीकरण में, आप देखते होंगे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसके चीनी के क्रिस्टल्स बनाने में हार्ड वाटर करता है दिक्कत है। और कभी कभी आप यदि कुछ चीनी खरीदते हैं, वो कहते हैं अरे थोड़े सस्ते दाम की ले लीजिए, ये वाली चीनी ले लीजिए, तो कुछ समय जब पैकेट में वो चीनी रखी जाती है तो वो क्या करती है, हवा से मॉइस्चर, हवा से वाटर वेपर या मॉइस्चर को कर लेती है एब्जॉर्ब। तो ऐसी गिलगिली चीनी भी हम उपयोग नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर जो है दिक्कतें उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखिए डाइंग इंडस्ट्री। ये डाइंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? डाइंग इंडस्ट्री का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि मर जाना। कोविड चल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि ये कोई इंडस्ट्री है। डाइंग इंडस्ट्री का मतलब है रंगने की इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपकी जो डाई है कलर के लिए, आप महंगी महंगी डाइज इस्तेमाल होती हैं कि कुछ कलर बहुत बढ़िया आए कपड़ों का, आपके कपड़े चमके। और ये हार्ड वाटर फिर क्या करता है डाइंग इंडस्ट्री में भी? इट मेक्स स्पॉट्स, फैब्रिक के ऊपर स्पॉट्स बना देता है। तो आप ऐसे डाइंग इंडस्ट्री के स्पॉटेड कपड़े नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, चलिए कागज आप खरीदते हैं तो आपको पेपर का फिनिश कैसा चाहिए होता है? कि आप स्मूथ पेपर चाहते हैं कि ऐसे डल सा पेपर? कोई कॉपी खरीदना चाहे बढ़िया तो आप कागज देखेंगे कि चमकदार हो, स्मूथ फिनिश हो। तो ये केमिकल्स, यदि हार्ड वाटर आप पेपर इंडस्ट्री में यूज करें तो केमिकल्स जो है पेपर से रिएक्ट करते हैं और पेपर जो है उसमें स्मूथ फिनिश नहीं आता, उसमें ये
इंटरफेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, और है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? दवाइयां बनाने की इंडस्ट्री। जैसे आप केमिस्ट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है फार्मेसी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या बनाती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है आपकी मेडिसिन। ठीक है, दवाइयां, आपकी मेडिसिन बनाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। अब आप कोई दवाई खा रहे हैं और वो दवाई जो है बनी है हार्ड वाटर से, तो पता चला आपका सर दुख रहा है, आपने दवाई ली सर दर्द की, और सर दर्द के साथ साथ सर दर्द तो रुका नहीं और पेट और खराब हो गया, क्योंकि ये हार्ड वाटर जो यूज हुआ था मेडिसिन बनाने में, जो हार्ड वाटर का प्रयोग हुआ था मेडिसिन बनाने में, उसने कोई अनचाही अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, और वो हमारी बॉडी को हेडेक दूर करने की बजाय पेट भी खराब कर रही है, नुकसान कर रही है। तो क्या ऐसी दवाइयां खरीदना चाहेंगे आप जो हार्ड वाटर में बनी हो और अनडिजायरेबल इफेक्ट करें? नहीं, आप ऐसी मेडिसिन भी नहीं खरीदना चाहेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है इंडस्ट्री में, वो होती है बॉयलर्स की समस्या। ठीक है। तो बॉयलर्स में तरह तरह की एक इंडस्ट्री होती है, बॉयलर इंडस्ट्री। बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जिनमें स्टीम जनरेशन होता है अलग अलग इंडस्ट्री में। तो बॉयलर्स में तो ये हार्ड वाटर बहुत ही ज्यादा समस्या का कारण उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य इंडस्ट्री हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेकरी इंडस्ट्री। ठीक है। बेकरी में यूज होता है यीस्ट जो फर्मेंट करता है ब्रेड को। तो यदि आप बेकरी इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो जो यीस्ट बनेगा वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं बनेगा। जो सॉरी जो ब्रेड बनेगी वो भी बढ़िया क्वालिटी की नहीं बनेगी, क्योंकि हार्ड वाटर जो है वो यीस्ट के एक्शन को फर्मेंटेशन में कम कर देगा। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा हार्ड वाटर की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक लेवल पर। तो बॉयलर्स में आइए देखें कि इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स में क्या क्या परेशानियां होती हैं हार्ड वाटर यूज करके। सबसे पहली समस्या है स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। आइए समझते हैं स्केल और स्लज फॉर्मेशन की समस्या क्या है। ठीक है। देखिए, जब भी बॉयलर्स में क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, तो हार्ड वाटर में जो कभी कभी सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं वो सॉफ्ट लूज और स्लाइमी प्रेसिपिटेट के रूप में बॉयलर के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। दोबारा देखिए कि ये बॉयलर दीवार का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। तो पानी के अंदर स्लाइमी, चिपचिपे, लूज, ढीले अवशेप जो बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्लज। ठीक है। ये आसानी से हम वायर ब्रश से इसको आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन बना लीजिए बॉयलर वॉल का, और सबसे पहले लिख लीजिए स्लज फॉर्मेशन। स्लज जो है, स्लज इज सॉफ्ट, loose and slimy precipitate formed within the boiler wall। ठीक है। आसानी से, जैसे आप बोतल धोते होंगे घर में वायर ब्रश से, इनको आसानी से हम वायर ब्रश से हटा सकते हैं। ठीक है। क्रॉस सेक्शन बना के डेफिनेशन लिख लीजिए। ये कहाँ बनता है, ये क्या कहलाता है? ये जो पानी में स्लाइमी, सॉफ्ट लूज स्लाइमी प्रेसिपिटेट है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लज। ठीक है। ये कहाँ बनता है? देखिए, ये बनता है बॉयलर के कंपैरेटिवली ठंडे हिस्सों में। ठीक है। जहां पे फ्लो रेट जो है स्लो हो या जहां पे बेंड्स हो। और देखिए कौन कौन सी सब्सटेंसेस बनाती हैं स्लज? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड,
CaCl2, calcium chloride and MgSO4, magnesium sulfate। ठीक है, ये क्लियर हो गया है आपको? चलिए, अब यदि ऐसा स्लज बन जाएगा तो क्या क्या डिसएडवांटेज होगा? ठीक है, ये आप स्लज जो है ये होता है हीट का बैड कंडक्टर। ठीक है, तो क्या फंक्शन है बॉयलर में, काम क्या चाहते हैं हम? बॉयलर में चाहते हैं कि पानी बॉयल हो और बॉइलिंग पानी से क्या जनरेट हो? स्टीम। तो यदि आपके बॉयलर में कुछ ऐसा आ गया जो पानी, जो फ्यूल, आप ईंधन की हीट पहुंचने ही नहीं दे रहा पानी से, तो क्या होगा? आपका ईंधन बर्बाद होगा, आपका फ्यूल डिस्टर्ब होगा, आपका फ्यूल जो है वेस्ट होगा और इससे बॉयलर की वर्किंग डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और यदि यदि ये स्केल, ये जो स्लज है स्केल के साथ बनता है तो ये स्केल की तरह ही डिपॉजिट हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि स्केल क्या है। ठीक है, तो कैसे क्या करें हम? स्लज फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? या तो हम बॉयलर्स में सॉफ्ट वाटर यूज करें, ठीक है, या फिर जिस पानी में समय समय पर क्या करें कि जो स्लज वाला पानी है उसको बॉयलर से हम बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जो स्लज है ये पुअर कंडक्टर है हीट का, तो फ्यूल वेस्ट करता है, आपके पाइपों को, प्लग कनेक्शंस को चोक कर सकता है। ठीक है, तो तरीका क्या है इसको रोकने का? या तो हम सॉफ्ट वाटर यूज करें और या हम कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट को समय समय पर निकाल के फेंक दें। इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन, समझ लीजिए ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या है। ब्लो डाउन ऑपरेशन है जब आप समय समय पर, कॉन्सेंट्रेटेड पानी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं बार बार, ताकि आपके बॉयलर में स्लज या स्केल का फॉर्मेशन ना हो। तो इसको क्या कहते हैं आप? इसको आप कहते हैं ब्लो डाउन ऑपरेशन। अब आइए देखें दूसरी टर्म क्या है। दूसरी टर्म है स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्लज कैसा था बेटा? स्लज था आपका लूज स्लाइमी, ये पानी के अंदर ही था, लूज सॉफ्ट चीज थी जो पानी में ही रहती है और आसानी से वायर ब्रश से रिमूव करी जा सकती है। पर कभी कभी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज करके हार्ड वाटर एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस जो बहुत मजबूती से चिपक जाता है बॉयलर की अंदर की दीवार पे, वो कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज स्केल। ठीक है, तो देखिए ये आपकी बॉयलर की दीवार है, दिस इज योर बॉयलर वॉल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, अंदर पानी है और ये ब्लैक ब्लैक क्या है? ये बहुत मजबूती से चिपकी हुई कोटिंग है इनर वॉल ऑफ द बॉयलर की, और इस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? इस कोटिंग को हम कहते हैं स्केल। ठीक है, और तो आपको लगता है कि आसानी से, जो बहुत मजबूती से चिपका है, आसानी से हटेगा? नहीं, ये आसानी से नहीं हट सकता है। ठीक है, और यही बॉयलर में अधिकांश परेशानियों का कारण होता है, स्केल। ठीक है, इसको बहुत मुश्किल से हथौड़े से और चिसल से खरोंच खरोंच के निकालना पड़ता है। जैसे स्केल्स जो बनते हैं वो कैल्शियम सल्फेट के हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के भी स्केल्स बॉयलर में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो स्केल्स की भी क्या डिसएडवांटेजेस हैं बॉयलर में, आप बताइए। ठीक है, देखिए यदि आपकी बॉयलर में कुछ ऐसा बन जाएगा जो हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने देगा, तो क्या होगा? तो आपका फ्यूल वेस्ट होगा। ठीक है, का फ्यूल वेस्ट होगा और आपके बॉयलर की जो सेफ्टी है वो भी कम हो जाएगी। कभी भी आपका बॉयलर ओवर हीटिंग की वजह से सॉफ्ट हो जाएगी बॉयलर की दीवार, और बॉयलर जो है फट सकता है। और एक गड़बड़ ये रहेगी कि आपके बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी।
योर बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। देखिए ये कैसे स्केल बन रहा है, ये रिएक्शंस नोट करिए आप। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्केल यदि आपके पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है तो क्या होगा, ये गर्म करने पर आपने ये टेम्पररी हार्डनेस की रिमूवल में भी रिएक्शन देखी है, ये परिवर्तित हो जाएगा CaCO3 में और ये स्केल की तरह बॉयलर के अंदर जमा हो जाएगा और ये स्केल बनता है आपका लो प्रेशर बॉयलर्स में। सो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल इज फॉर्म्ड इन लो प्रेशर बॉयलर्स। ओके, अच्छा फिर देखिए एक और प्रकार का स्केल जो बनता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट का स्केल। कैल्शियम सल्फेट का स्केल बनता है हाई प्रेशर बॉयलर्स में। ठीक है, सो कैल्शियम सल्फेट स्केल इज फॉर्म्ड इन हाई प्रेशर बॉयलर्स। कुछ स्केल बनते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनते हैं आपके हाई टेम्परेचर बॉयलर्स में। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड किस प्रकार की कठोरता करता है ये, which type of hardness does magnesium chloride cause in water? Magnesium chloride causes permanent hardness in water. So magnesium chloride reacts with water to form MgOH whole twice. Okay, so which is formed in high temperature boilers. और कभी कभी आपको कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के भी स्केल्स मिलते हैं पानी में। यदि आपके पानी में SiO2, क्या नाम है SiO2 का, क्या नाम है, सिलिका, यदि आपकी इसमें सिलिका उपस्थित हो तो आपके यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के स्केल्स भी आपको बॉयलर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे पहले बताया फ्यूल की वेस्टेज है, बॉयलर की एफिशिएंसी कम होगी और बॉयलर एक्सप्लोड हो जाएगा और रिस्क रहेगा एक्सीडेंट का यदि जाम हो जाएगा। ये तो देखिए जैसे आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, और यदि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जैसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं खून की, हार्ट की आर्टरीज, वैसे ही यदि आपकी पाइप्स ब्लॉक हो जाएंगी तो इधर से स्टीम का प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर डालेगी, यहाँ रास्ता बंद है तो क्या होगा, देयर विल बी एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी, पुअर होती है, इसलिए फ्यूल भी वेस्ट होता है। स्केल्स का रिमूवल देखिए कैसे होगा, स्क्रेपर से बहुत मुश्किल है, कभी कभी हम कुछ केमिकल्स डाल के भी स्केल्स को रिमूव कर सकते हैं, केमिकल जैसे EDTA। ये EDTA आप अपने सेकेंड प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट पे भी सुनेंगे, ध्यान से सुन लीजिए फुल फॉर्म, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट का नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, तो ये मेटल आयंस को क्या करता है, चिलेट कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। कौन से मेटल आयंस हमें यहाँ से हटाने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। और कभी कभी हम स्केल्स को हटा सकते हैं थर्मल शॉक देके, मतलब गरम कर दिया और एकदम से ठंडा कर दिया तो स्केल्स फट जाते हैं, दे ब्रेक ओपन एंड देन यू कैन रिमूव द स्केल। अब क्या करें, बहुत से तरीके हैं स्केल फॉर्मेशन को रोकने के। ठीक है, स्केल फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम कर सकते हैं कंडीशनिंग बॉयलर की। ठीक है, एक होता है इंटरनल कंडीशनिंग और एक होता है एक्सटर्नल कंडीशनिंग। तो इंटरनल कंडीशनिंग में हम देखेंगे फॉस्फेट कंडीशनिंग, इसमें एक फॉस्फेट कंपाउंड डाल देते हैं। कार्बोनेट कंडीशनिंग में हम कार्बोनेट कंपाउंड डालते हैं। कैल्गन कंडीशनिंग में हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट डालते हैं। कोलॉइडल कंडीशनिंग में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं जैसे टैनिन या अगर जेल। फिर सोडियम एल्यूमिनेट कंडीशनिंग से हम सिलिका हटा सकते हैं और
एक और मेथड देखिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, जिसमें हम EDTA डाल के स्केल्स को रिमूव करते हैं। देखिए, आइए देखें फॉस्फेट कंडीशनिंग में हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, फॉस्फेट कंडीशनिंग में हम डालते हैं सोडियम फॉस्फेट। तो ये जो स्केल कॉजिंग मटेरियल है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ये इससे क्रिया करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स आसानी से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉयलर की दीवार पे चिपक कर स्केल्स नहीं बनाते। ठीक है, अब इधर देखिए नेक्स्ट, कार्बोनेट कंडीशनिंग में। कार्बोनेट कंडीशनिंग में देखिए, जैसे कैल्शियम सल्फेट का स्केल बन गया बॉयलर में, इसमें हमने क्या डाला है, इसमें डाला है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसमें क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जो इनसॉल्युबल है और थोड़ा सा आसानी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट मेथड है कैल्गन कंडीशनिंग। इसमें हम कंपाउंड डालते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला देखिए Na2, ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्ट के रूप में Na2 Na4 PO3 नीचे आएगा होल 6। ठीक है, इसको डालते हैं तो ये क्या करता है, ये एक आयन बनाता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ सही से नहीं आ पाया है। ये है Na4P6O18 और ये 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर है। ठीक है, तो ये आयन क्या करेगा, ये आयन कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बना देगा। कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो आसानी से हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन के आप ड्रम्स को क्लीन करने के लिए कैलगॉन का टैबलेट उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर है आपकी कोलॉइडल कंडीशनिंग। इसमें आप कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालते हैं, जिससे आपके जो स्केल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और आपको चिपकने वाले नॉन स्टिकी लूज डिपॉजिट मिलते हैं, जो आप आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और समस्या के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बॉयलर्स में होती है, वो कहलाती है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। देखिए, जो एम्ब्रिटलमेंट में ये शब्द छुपा है, ब्रिटल होना। ठीक है ना, ब्रिटल मतलब ये चीज आसानी से टूट जाती है। ठीक है, और कॉस्टिक शब्द हम यूज करते हैं NaOH KOH के लिए, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा के लिए। तो जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है, ये एक प्रकार की समस्या है, ये एक प्रकार का बॉयलर का करोजन है। आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है, इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हार्ड वाटर में क्या उपस्थित होता है, MgCO3, सॉरी MgHCO3 होल ट्वाइस। तो ये जो सॉफ्ट वाटर में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, ये कभी कभी वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, NaOH। क्या NaOH, तो आपका पानी कैसा हो जाता है, कॉस्टिक। जब ये पानी इवेपोरेट होता है, तो कॉस्टिक सोडा का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये बॉयलर के पार्ट्स को अटैक करके उनको करोड करता है। ठीक है, अब कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके पानी में सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट यदि उपस्थित हो, तो सॉफ्टनिंग के लिए हम पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग ना करें, और किसका उपयोग करें, सोडियम फॉस्फेट का। ठीक है, या हम कभी कभी क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या जैसे टैनिन, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था टैनिन और लिग्निन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो क्रैक्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। जो क्रैक्स होते हैं उनको टैनिन और लिग्निन क्रैक्स
इसमें एक लेयर बना देते हैं ताकि जो NaOH है इनको क्रैक्स को अटैक कर ना पाए। ठीक है, यदि NaOH क्रैक्स में नहीं घुसेगा, उनको करोड नहीं करेगा, तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं, हम सोडियम फॉस्फेट भी डाल सकते हैं आपके बॉयलर में, क्योंकि ये भी हेयर लाइन जो क्रैक्स हैं इनको प्रिवेंट करता है। तो आज हमने दो प्रकार की समस्या पढ़ी है बॉयलर्स में। पहली समस्या क्या पढ़ी है हमने? स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। और दूसरी समस्या जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की। ठीक है, इसके आगे हम फिर आगे बात करेंगे। आज का अपना DHA नोट कर लीजिए प्लीज। ये आपका DHA संख्या 5 रहेगा। दिस विल बी योर DHA 5। क्वेश्चन लिखिए। Write two differences between scales and sludge and draw diagram also। तो आपको दो अंतर लिखते हैं स्केल में और स्लज में। ये जो बॉयलर में समस्या है सबसे पहले हमने पढ़ी है स्केल और स्लज फॉर्मेशन की समस्या। इसमें दो अंतर लिखने हैं आपको और डायग्राम की मदद से भी बताना है। बॉयलर की क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाना है और बताना है कि स्केल और स्लज में क्या डिफरेंस था। तो आज की क्लास से हमने क्या सीखा? हमने आज की क्लास में सीखा कि जो हार्ड वाटर है वो आसानी से झाग नहीं देता है साबुन के साथ। और हार्डनेस क्या है? ये जो झाग बनाने की प्रॉपर्टी को दबाने की चीज है, विच डज नॉट अलाउ द लैदर फॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हार्डनेस। हार्ड वाटर कितने प्रकार का है? हार्ड वाटर या हार्डनेस दो प्रकार की होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को आप क्या कहते हैं? टेम्पररी हार्डनेस को आप कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस को आप क्या कहते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। उसके बाद आज हमने कुछ समस्याएं या डिसएडवांटेजेस पढ़ी। क्या डिसएडवांटेजेस है डोमेस्टिक लेवल पे और इंडस्ट्री में हार्ड वाटर की। और उसके बाद हमने देखा कि बॉयलर इंडस्ट्री में दो मुख्य समस्याएं हमने डिस्कस करी, स्केल और स्लज फॉर्मेशन, और दूसरी करी है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे बॉयलर की क्या क्या समस्याएं हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।